एचडीएफसी बैंक जो कि एक सब्सिडरी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, मतलब एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर एचडीएफसी है और एचडीएफसी भारत का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,70,000 करोड़ से भी ज्यादा है और स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 में भी इसकी वेटेज 10 से 11% की है। मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक ही कंपनी की वेटेज 10 से 11% होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक्चुअली एचडीएफसी को 1977 में मिस्टर हसमुख पारेख ने शुरू किया था और 1994 में उन्होंने एचडीएफसी बैंक को शुरू किया और उनके भतीजे दीपक पारेख एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बने। एक बैंक जो अगस्त 1994 में शुरू हुआ था और एचडीएफसी बैंक के साथ करंटली 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं। इन सब रीजंस के कारण ही ये भारत का नंबर 1 प्राइवेट बैंक बन चुका है। तो चलो अब जानते हैं कि आखिर एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक कैसे बना। बैंक की सक्सेस के पीछे बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ आदित्य पुरी का बहुत बड़ा रोल है। एचडीएफसी के चेयरमैन मिस्टर दीपक पारेख आदित्य पुरी को शुरू से ही बैंक का एमडी और सीईओ बनाना चाहते थे और तब आदित्य पुरी सिटी बैंक मलेशिया के सीईओ थे, लेकिन उनके बहुत मनाने के बाद भी आदित्य पुरी नहीं माने और फिर जब मिस्टर पारेख सीधा मलेशिया ही चले गए तो आदित्य पुरी इवन सैलरी कट लेकर काम करने को भी तैयार हो गए और उन्हें बता दिया गया कि उन्हें बैंक चलाने का पूरा फ्रीडम दिया जाएगा। अब बात करते हैं आदित्य पुरी के मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला फैक्टर जिसने एचडीएफसी को नंबर 1 बैंक बनाया वो है रिटेल लोन पर फोकस। दरअसल 2000 से 2008 के दौर में जहां इकोनॉमी बूम पे थी और कंपनीज एक्सपैंड कर रही थी और उन्हें ग्रो करने के लिए जो कैपिटल लोन चाहिए होता है वो अलग अलग बैंक से कॉर्पोरेट लोन लेकर शुरू कर रहे थे। लेकिन इस टाइम में भी आदित्य पुरी जी ने अपना पूरा फोकस रिटेल साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। मतलब हमारे जैसे इंडिविजुअल्स को लोन देने पर फोकस किया जहां लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस आने के चांसेस एज कम्पेयर टू बिग कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आम आदमी पहले कर्ज चुकाने के बारे में सोचता है और फिर बाकी कामों के बारे में। अब हम कॉर्पोरेट लोन की बात करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम यह है कि जब लोन बुक बढ़ती है तो वो बैंक्स के लिए तो अच्छा होता है और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स और बैंक को सब सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। और प्रॉब्लम आती है कुछ सालों बाद जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि वोडाफोन आइडिया, अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन, कैफे कॉफी डे, अलोक इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा जैसी कंपनीज पैसे नहीं लौटा पाती और आपको तो पता ही है इनमें से किसी भी कंपनी ने पूरा तो छोड़ो आधा अमाउंट भी वापस नहीं किया होगा तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट तो देना दूर की बात है। येस बैंक ने भी इनमें से कई कंपनीज को लोन दिया था और आपको तो पता ही है येस बैंक का क्या हाल हुआ। एक्चुअल में जब बैंक को लोन वापस नहीं मिल पाता तो वो एनपीएस बन जाते हैं। एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो अमाउंट है जो बैंक ने तो लोन पे दी लेकिन उसे वापस ही नहीं मिली। अगर किसी बैंक का एनपीए 1% के अराउंड हो तो उसे काफी अच्छा माना जाता है। तो इतने जोश के माहौल में भी एचडीएफसी ने मोस्टली लोन्स ब्लू चिप कंपनीज को दिए, मतलब वो कंपनीज जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती हैं और उनके डिफॉल्ट करने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। अब हम बात करते हैं कासा रेशो के बारे में। कासा रेशो मतलब टोटल डिपॉजिट्स में से करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स का कितना परसेंट है। ये किसी भी बैंक के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स पे बैंक्स लोगों को सबसे कम इंटरेस्ट देते हैं। करंट अकाउंट पे तो 0 ही है और सेविंग अकाउंट्स पे 3 या 4% के करीब होता है। और जब बैंक आके लोन देता है तो वो लोन 10% से शुरू होके 20% के ऊपर भी चला जाता है, प्रोवाइडेड कि आप किस तरह का लोन ले रहे हो। तो इस कारण किसी भी बैंक का अगर कासा रेशो काफी बढ़िया है तो उसका प्रॉफिट काफी फोल्ड्स में इंक्रीज हो जाता है। अगर कासा रेशो 35 से 40% या उससे ऊपर हो तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है और अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो उसका 40% के ऊपर ही है। और इन सब रीजंस के कारण ही आज एचडीएफसी इंडिया का नंबर 1 बैंक बन सका। तो अब हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हैं। अगर अप्रैल 2009 की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ केवी कामथ रिटायर हुए थे। तो उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक की लोन बुक 2.2 लाख करोड़ की थी, वहीं एचडीएफसी बैंक की लोन बुक 1 लाख करोड़ की थी। मतलब आईसीआईसीआई बैंक 2 गुना से भी ज्यादा आगे था एचडीएफसी बैंक से और आईसीआईसीआई बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एचडीएफसी बैंक से ज्यादा थी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की नई सीईओ चंदा कोचर और वीडियोकॉन का स्कैम जब बाहर आया और उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर वीडियोकॉन कंपनी को लोन दिए, ये जानते हुए भी कि कंपनी की कंडीशन बहुत खराब है,
और अपने हस्बैंड की कुछ कंपनीज को भी लोन दिए। अब 10 साल बाद HDFC बैंक ICICI बैंक से काफ़ी आगे निकल चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में HDFC बैंक की लोन बुक 9.9 लाख करोड़ की है, वहीं ICICI बैंक की लोन बुक 6.5 लाख करोड़ की है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ICICI बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,30,000 करोड़ की है, वहीं HDFC बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। करंटली HDFC बैंक का NPA 1.26% का है, वहीं ICICI बैंक का NPA अराउंड 5.4% का है। तो इस तरह HDFC बैंक ICICI बैंक को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान का नंबर 1 बैंक बना। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है, वो है HDFC बैंक के न्यू MD एंड CEO की अनाउंसमेंट। 4 अगस्त 2020 को अनाउंसमेंट हुई और पता चला कि शशिधर जगदीश HDFC बैंक के न्यू MD एंड CEO बनेंगे। अक्टूबर 2020 को आदित्य पुरी रिटायरमेंट लेंगे क्योंकि वो अब 70 साल के हो गए हैं और आगे अब बैंक को मिस्टर शशिधर जगदीश संभालेंगे, जिन पे आदित्य पुरी को पूरा भरोसा है और उन्हें मिस्टर जगदीश पर पूरा कॉन्फिडेंस भी है। अब हम बात करते हैं शशिधर जगदीश के बारे में, जो करंटली 55 ईयर्स के हैं और 1996 में उन्होंने HDFC बैंक को एज ए मैनेजर इन फाइनेंस ज्वाइन किया था। मतलब अराउंड 24 साल से वो HDFC बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और वो फाइनेंस, HR, लीगल एंड सेक्रेटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड भी हैं। और वो एक क्वालिफाइड CA हैं जो मुंबई और एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। 1996 में ज्वाइन करने के बाद 1999 में उन्हें फाइनेंशियल बिजनेस हेड बनाया था और 2008 में उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया था HDFC बैंक का। उनका टोटल एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में 30 साल का है, क्योंकि HDFC बैंक ज्वाइन करने से पहले वो डॉइच बैंक में सीनियर ऑफिसर थे, जहां उन्होंने 6 साल काम किया और फिर 1996 में उन्होंने HDFC बैंक को ज्वाइन किया। बैंकिंग सेक्टर में उनका एज ए होल 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो करंट MD एंड CEO आदित्य पुरी के फेवरेट हैं और उन्होंने ही लास्ट 3 साल में शशिधर जी को अपनी गाइडेंस से ग्रूम किया है। एक HDFC बैंक एम्प्लॉय का तो कहना है कि अगर शशि सर की कार नीचे खड़ी है तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो सुबह जल्दी आए हैं या पिछली रात को वापस ही नहीं गए। अब बस सवाल ये है कि क्या शशिधर जगदीश भी आदित्य पुरी की तरह एक लॉन्ग एंड स्टेबल इनिंग्स खेल पाएंगे, क्योंकि अपने 26 साल के करियर में आदित्य पुरी जी ने तो HDFC बैंक को बहुत बढ़िया तरह ग्रो किया है। तो इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों को बस यही चिंता है कि क्या शशिधर जगदीश भी उनकी तरह कंपनी को बढ़िया और लॉन्ग ग्रोथ दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि MD और CEO बदलने के साथ साथ आदित्य पुरी जी ने अपने 842.87 करोड़ के शेयर्स बेच दिए और अपना स्टेक 0.14% से घटाकर 0.01% कर लिया HDFC बैंक में। लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि वो बैंक से रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना इतना बड़ा स्टेक बेच दिया है। और कुछ दिनों बाद RBI ने भी अप्रूवल दे दिया कि शशिधर जगदीश ही HDFC बैंक के MD एंड CEO बनेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो तब से इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली और इसके स्टॉक प्राइस में भी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस कोरोना वायरस के टाइम में जहां बैंक्स पर बहुत प्रेशर है और बस अब हमें यही देखना होगा कि शशिधर जगदीश HDFC बैंक को आने वाले टाइम में कैसे संभालते हैं, क्योंकि HDFC बैंक में अभी भी टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और साथ में उनके कस्टमर सर्विस से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर हम HDFC बैंक के फेसबुक पेज पर जाएं तो वहां पर काफ़ी लोगों ने अपनी टेक्निकल स्पेशली अपने कस्टमर केयर के रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम शेयर की हैं और काफ़ी लोग कस्टमर सर्विस और उनके बिहेवियर से भी अनॉयड हैं। तो आने वाले समय में हमें यही देखना है कि वो अपनी कस्टमर सर्विस और कस्टमर केयर को कैसे इम्प्रूव करते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर करके HDFC बैंक को इवॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही हर हफ्ते रीसेंट रिकैप्स और अपडेट्स लाते रहेंगे। बस हमें आपका बहुत सारा सपोर्ट और प्यार चाहिए, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि YouTube आपको ऐसी अपडेट्स देता रहे। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए किसी टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस करें तो उसे भी कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर।